गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के जितने भी खंड हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है, आर्थिक भूगोल भी शामिल होता है, उस सभी चीज़ों को देखेंगे। 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे सीजीपीएससी के द्वारा या फिर व्यापम के द्वारा आयोजित, उस सभी में काम आने वाले हैं। जैसा कि आगामी एग्जाम है, हॉस्टल वार्डन है, एडीओ का आ सकता है, लैब टेक्नीशियन में भी ये सब्जेक्ट है। तो 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे सीजीपीएससी से रिलेटेड या फिर व्यापम के द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम होने वाली है, तो सभी एग्जाम हेतु ये समान रूप से उपयोगी होने वाली है। वीडियो को बड़े आराम से देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना और कोशिश करना चीज़ों को याद करने की, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स मैं भेजने वाला हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? एक एक करके आपको ध्यान से देखना है और आंसर देने की कोशिश करना है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं ये 1,35,192 लिखा रहता है, इसको आपको ध्यान देना। इसका सही आंसर था पहला ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संबंध में ठीक सत्य कथन पहचान करें। हालांकि सभी सत्य है, एक बार इसको आपको अच्छे से रीड मारना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश का 4 याद रखना 1% है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का याद रखना 30.47% है, जो कि 44 साल बाद अलग होके छत्तीसगढ़ का निर्माण, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। ठीक। क्षेत्रफल आधार पर इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ देश का 9वां बड़ा राज्य है। यहाँ जनसंख्या याद रखना 2,55,45,198 है, जो कि देश की जनसंख्या का याद रखना 2.11% है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट आप देखेंगे तो 90 है। लोकसभा सीट की बात करें तो 11 है। ठीक है। उसके बाद देखना राज्यसभा सीट जो कि 5 है। ठीक। लास्ट में मैंने डाला है 33 जिलों के आधार पर सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, सबसे छोटा जिला शक्ति है, याद रखना इसको। बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा जो कि कोरबा में स्थित है। ठीक है, कोरबा जिला में। बड़ा विकासखंड आपको पूछे सबसे बड़ा जो कि बिल्हा है, ठीक है, जो बिलासपुर जिले में स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम के आधार पर सही सुमेलित कौन सा है? वन भैंसा याद रखना है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। ठीक। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। साल एवं सरई का आपको पूछे तो सोरिया रोबस्टा है, और सैगोन को वहीं पे आपको पूछे तो टेक्टोना ग्रैंडिस, इसको आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर था उपरोक्त सभी। कोशिश रहता है कि आपको ये फैक्ट्स दें, एक क्वेश्चन के माध्यम से 3-4 फैक्ट्स आपके पास आराम से पहुँचे। मध्य प्रांत का गठन आपको देखना है, मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखना 2 नवंबर 1861। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार, ये आपको पूछे तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पंडित सुंदरलाल, ठीक है, शर्मा जी। मैं जल्दी से लेकर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। आपको पता है 170 प्लस क्वेश्चन हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी से देखने वाले, जहाँ पे इको का भी रहेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका सीजी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास डीआर खूबचंद बघेल जी, शंकर गुहा नियोगी और पवन दीवान। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। इसके बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है, इन्होंने, ठीक है, 1967 में, ठीक, 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, याद रखना छत्तीसगढ़, ठीक है, भ्रातृत्व संघ, इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। और जो इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन किया है, इसका भी ईयर याद रख लेना, ये 1956 में। तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया, और इन्हीं के द्वारा जो है 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का भी गठन किया जाता है। आगे मैंने शायद इसको क्वेश्चन रखा भी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन, ठीक है ना, किनके द्वारा किया गया? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर खूबचंद, ठीक है, बघेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन होगा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, ये भी आपको पूछा जा सकता है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन, ठीक है, किनके द्वारा किया गया? तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पवन दीवान। इसका ईयर आपको देख लेना है, ठीक है, 1983।
तो 1983 में पवन दीवान के द्वारा जो है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया जाता है शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा, याद रखना। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठन, ठीक, इसका गठन किया गया था इनके द्वारा 1976 में, और इन्हीं के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन 1983 में किया गया था। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण, याद रखना, किस अधिनियम के तहत हुआ था? जो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000, छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2001, या फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके तहत हुआ था। आपको याद रखना है। आपको विधेयक भी बोले तो सेम ही रहेगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, जब ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, कब प्रस्तुत हुआ? लोकसभा में। वहाँ से पारित कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, पुनर्गठन जो विधेयक था, ठीक, ये कब कब लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है और पारित हुआ, इसको देखना है। तो याद रखना, हम लोग लोकसभा में देख लेते हैं। तो लोकसभा में इसकी जो प्रस्तुति है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना। तो लोकसभा में ये जो है 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई को हुआ था, ठीक, प्रस्तुत हुआ था 2000 में। और इसको पारित हम लोग देखें लोकसभा से, तो ये जो है, ठीक, 31 जुलाई को पारित हो गया। कहाँ से? लोकसभा से। अब बारी आती है अब राज्यसभा में। तो ये विधेयक जो है अब राज्यसभा जाएगा। तो राज्यसभा में याद रखना, ये प्रस्तुत होता है 3 अगस्त को, क्लियर है, और यहाँ से पारित होगा, याद रखना, ठीक, वो रहेगा आपका 9 अगस्त। अब इसके बाद आपको पता है कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है, ठीक, जब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो। तो राष्ट्रपति ने इस पे जो हस्ताक्षर किया था, याद रखना, जो साइन किया था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो 25 अगस्त है, और ये पूछा भी जाता है डायरेक्ट, और कई बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो 25 अगस्त, सब में 2000 लिख लेना है ना। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा साइन होता है। KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति होते हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, उन्हीं के द्वारा जो है साइन किया गया, क्लियर है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार है? तो याद रखना, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के, है ना, उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, जहाँ पे MCB या फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना, टच हो जाता है। कोरिया याद रख लेना है, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक, ये 4 जिलों से होकर गुजरती है। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार आपको बोले तो बलरामपुर आपको याद रखना है, बलरामपुर जिले से होके, है ना, वो सर्वाधिक मतलब विस्तार वहाँ पे उनका पाया जाता है। और आपको न्यूनतम भी पूछता तो वो कोरिया था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो बलरामपुर था। अगर वो सबसे कम विस्तार बोले तो वो कोरिया होता। और आपको ये भी याद रखना है कि कुल 4 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है, जो कि आपका कर्क रेखा है। पहला है MCB, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा, है ना, आपका जो रहेगा बलरामपुर। MCB मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसको आपको देखना है। इसमें आपको बार बार घुमाया जाएगा, हालांकि वो इतना ही है जो, तो 17 डिग्री 46 से याद रखना 24 डिग्री 5 ही है, और सब में मैंने वही डाला है। लेकिन आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांश दोनों में होना चाहिए। तो 17 डिग्री, ठीक है, 46 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश, इसके मध्य छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है, इसमें भी वैसी कंफ्यूजन रहेगा, इसको आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। इसमें भी पूर्वी देशांतर आएगा, आपको याद रखना है, ठीक। इसका सही आंसर था 80 डिग्री 15, ठीक है, मिनट से पूर्वी देशांतर से जो है 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। IST यानी कि भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, कहा है। तो क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से देखना है। एक्चुअल में जो IST है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर गुजरते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और वो है सूरजपुर, ठीक है, कोरिया, कोरबा हो जाएगा, जांजगीर चांपा भी हो जाएगा, ठीक है, बलौदाबाजार है आपका, महासमुंद है और गरियाबंद है, ठीक। इन 7 जिलों से होकर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो यहाँ पे देखना सूरजपुर भी है ऑप्शन में, कोरिया है, कोरबा है, लेकिन रायपुर है जहाँ से होकर नहीं गुजरता। तो इसका सही आंसर क्या था? रायपुर था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अच्छे से पढ़ना, जब कर्क रेखा गुजर रहा है, ठीक है, ये 4 जिलों से होकर गुजरता है, आपको पता है, MCB है, कोरिया है, सूरजपुर है और बलरामपुर है। और उसी प्रकार IST गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है वो, क्योंकि देशांतर रेखा होता है, वो 82.5 डिग्री होता है, ठीक है, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा ऐसे गुजर रहा है, ठीक है।
तो ये दोनों का जो कटाव बिंदु है इसको आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पे करते हैं, IST और कर्क रेखा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, इसको अच्छे से देख लेना। तो इन दोनों का जो कटाव बिंदु है कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो कोरिया आपको याद रखना है। हालांकि बहुत जगह वो सूरजपुर भी लिया जाता है आंसर, लेकिन कोरिया कई बार लिया गया है ना आंसर में, तो याद रखना कोरिया अगर ऑप्शन में हो तो कोरिया करके आपको आना है। नेक्स्ट देख लेना, ओडिशा राज्य छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श नहीं कर, तो बलरामपुर याद रखना, बलरामपुर को, ठीक है, ओडिशा राज्य टच नहीं करता। इसका भी मैंने डिटेल क्लास डाल दिया है, अगर आप जाके देखेंगे तो इसको भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सत्य कथन की पहचान करना। याद रखना छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है, और यहाँ पर मैं एक आपको होमवर्क देने वाला हूँ, या फिर आप है ना कमेंट करके बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 भू अवस्थित जिले हैं, याद रखना, एक कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको मुझे बताने की कोशिश करें, कमेंट करना, नहीं तो मैं इसको ग्रुप में डालूंगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं ग्रुप में भेजते रहता हूँ। अगर आप ग्रुप में इंटरेस्टेड है जुड़ने के लिए तो ग्रुप में आके आप जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो वहाँ पे सर्च करना संदीप स्टडी सेंटर, ठीक है, संदीप स्टडी सेंटर के नाम से ग्रुप है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो उसका लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं, जहाँ पर टेस्ट भी होती है, फ्री में टेस्ट होती है, नोट्स भेजे जाते हैं, करंट अफेयर्स भेजे जाते हैं। तो इतने सारे आपके है ना फ़ायदे हैं वहाँ पे, अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्प होने वाली है। तो याद रखना इसका सही आंसर तो उपरोक्त सभी है, एक बार सभी को देख लेना। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य ओडिशा है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ या फिर इसको टच करने वाला सबसे बड़ा राज्य बोले तो मध्य प्रदेश हो जाता है। ये सब कुछ मैं वहाँ पे ग्रुप में भेज दूंगा, एक नोट्स बना के भेजूंगा, तो आप ग्रुप में आइए, वहाँ पे आपको और सारी चीज़ें इसके अलावा मिलने वाली है। एक गलत आंसर यहाँ पे डालता तो क्वेश्चन बन जाता, तो इसको बस डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, यहीं पे फोकस करना। आर्कियन सेल समूह 50% में है, कडप्पा सेल समूह 25-30% में फैली हुई है, गुड़वाना सेल समूह 17% में, सभी सही है, ठीक है। अगर मैं गलत आंसर डालता तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सही रहता, तो सिर्फ यहीं पे फोकस करना। छत्तीसगढ़ का मैदान याद रखना, प्राकृतिक प्रदेश में कौन सा सेल समूह सर्वाधिक विस्तृत है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान एक प्राकृतिक प्रदेश है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सेल समूह पाया जाता है, यहाँ क्वेश्चन है आपके पास। तो याद रखना कडप्पा सेल समूह ये छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक विस्तृत है, छत्तीसगढ़ का मैदान ही कडप्पा सेल समूह से बना हुआ है, ठीक। तो ये आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, किस सेल समूह का निर्माण वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से हुआ है, तो याद रखना जो कुड़वाना सेल समूह है इसका निर्माण जो है, ठीक है, वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से हुआ है, इसको आपको याद रखना है। लाल पीली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटासी, आपको याद रखना है। तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। कन्हार और रेगुर, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कन्हार और रेगुर ये दोनों काली मिट्टी को कहा जाता है। भर्री बोले, यहाँ पे देख लेना, भर्री बोले या फिर कन्हार या फिर रेगुर, ठीक, ये काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि वो वाटर की कमी में या फिर पानी की कमी में जो है वो क्रैक्ड हो जाता है, मतलब वो जो है दरारें पड़ जाती है वहाँ पे, इसलिए उसे स्वतः जुताई वाला है ना मिट्टी भी कहा जाता है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ये काली मिट्टी है, याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी, ठीक। निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण जो है निच्छालन की प्रक्रिया से हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मिट्टी पढ़ते हो उनमें से सिर्फ लेटराइट मिट्टी ऐसी है, याद रखना, जिसका जो निर्माण है ये निच्छालन की प्रक्रिया से हुआ है, ठीक। इसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप मिट्टी वाले सेशन देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी वाले में, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ का मैदान प्राकृतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान ये 68064 याद रख लेना, ठीक है, 68064 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। प्रदेशों का विवरण है, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया क्वेश्चन में, उसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक, इसको देख लेना। 6208 वर्ग किलोमीटर ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश का है, जो कि 4.59% है, और 21863 पूर्वी बघेलखंड का पठार है, जो कि 16.16% है। 68064 स्क्वायर किलोमीटर ये महानदी बेसिन का है, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं, ठीक है, ये 50.34% है, और इसका क्षेत्रफल देखना दंडकारण्य पठार का, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया 39060 वर्ग किलोमीटर दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल है, और इसका परसेंटेज भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, जो कि 28.91% है। पूर्वी बघेलखंड पठार जो प्राकृतिक प्रदेश है, इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी है, इसको आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका
सही था। 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की औसत ऊंचाई याद रखना 600 से 1000 मीटर है। पूर्वी बघेलखंड पठार सोनगंगा उपमहातंत्र का हिस्सा है, क्योंकि पूर्वी बघेलखंड पठार की जितनी नदियां हैं, ठीक है, वो उत्तर की ओर बह के सोनगंगा उपमहातंत्र का हिस्सा हो जाती हैं। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। आपको पता ही है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्वी बघेलखंड का पठार देखने को मिलता है। ठीक है, और बीच में आपको पता है छत्तीसगढ़ का मैदान देखने को मिलता है। और उसके बाद इसे हम लोग को दंडकारण्य पठार बोलते हैं, जो कि साउथ छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, ऐसी बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो याद रखना, जसपुर सामरी पाट प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की जो ऊंचाई है याद रखना 1225 मीटर। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाट प्रदेश को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बॉक्साइट का मैदान जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो बॉक्साइट का अगर मैदान बोले तो जमीर पाट है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और जारंग पाट के बारे में याद रखना, इसे बॉक्साइट का बड़ा भंडार कहा जाता है। ठीक है, बॉक्साइट का बड़ा भंडार, ठीक है, भंडार में लिख रहा था, भंडार कहा जाता है। इसको मैंने शायद क्वेश्चन रखा है, कौन सा पाट प्रदेश बॉक्साइट का बड़ा भंडार क्षेत्र है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर फिर जारंग। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन कौन सा है। सबसे ऊंचा पाट सामरी पाट है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 2225 स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखना, तो सबसे ऊंचा पाट है सामरी पाट, जिसका क्षेत्रफल कितना है 2225 वर्ग किलोमीटर। सबसे लंबा या फिर बड़ा पाट बोले तो वो जसपुर पाट है, जिसका क्षेत्रफल है 4304 स्क्वायर किलोमीटर, निम्न पाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ का शिमला या फिर तिब्बत या फिर छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो मैन पाट है। याद रखना, छत्तीसगढ़ के तिब्बत मैन पाट को कहा जाता है, छोटा तिब्बत कहा जाता है, शिमला भी कहा जाता है। मैन पाट की ऊंचाई कितनी है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैन पाट की ऊंचाई कितनी है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो मैन पाट है वो मांड नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1158। एक क्वेश्चन आपको देख लेना है। नेक्स्ट है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है। तो जोगीमारा गुफा है, सीता बेंगरा गुफा, आपके पास लक्ष्मण बेंगरा गुफा है। इसमें याद रखना, ये जो तीनों गुफा आप देख रहे हो ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सरगुजा में स्थित है। क्लियर है, तो यहाँ का जो सीता बेंगरा गुफा है इसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। सत्य कथन की पहचान करना, जोगीमारा गुफा में देवदत्त एवं शतनुका की प्रेम कथा का उल्लेख है, जैसा कि आपको पता है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। सीता बेंगरा गुफा छत्तीसगढ़ का अजंता भी कहते हैं। याद रखना, सीता बेंगरा गुफा, ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ का अजंता भी कहा जाता है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित मैदान प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बदरगढ़ आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। ठीक है, 1176 मीटर है। ये छत्तीसगढ़ के मैदान प्राकृतिक प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है। असत्य कथन है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। बदरगढ़ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे मैंने चोटी है ना, इसको लिख लेना, इसको भी लिखना थोड़ा भूल गया है, ऊंची चोटी है। अब यहाँ पे देखोगे छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण क्रप्पा शैल समूह से हुआ है, ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के मैदान प्रदेश में प्रमुख रूप से चूना पत्थर खनिज पाया जाता। तो असत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बदरगढ़ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ मैदान की प्राकृतिक प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी तो गौरलाटा है। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक, गौरलाटा है और यहाँ पे बदरगढ़ था, तो ऐसे ही आपको फंसाया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ के मैदान आता, ठीक है, तो बदरगढ़ बिल्कुल सही था। छत्तीसगढ़ की बोले तो गौरलाटा है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक, को अच्छे से देखना, असत्य कथन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नहीं है को हटाना, इसको सिर्फ ऐसे पढ़ो कि असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाने वाला था, इसका प्रारूप ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मिसटाइपिंग हुई है। छत्तीसगढ़ पार मैदान शिवनाथ नदी के पश्चिम में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जब महानदी जाती है इधर से आपकी शिवनाथ है ना, शिवनाथ नदी जाएगी, तो शिवनाथ नदी है, इसके पश्चिम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शिवनाथ पार मैदान, यहाँ पे देखने को मिलेगा महानदी पार मैदान जो कि महानदी के पूर्व में। तो शिवनाथ पार मैदान शिवनाथ नदी के पश्चिम में है, ये बिल्कुल सही है। महानदी पार मैदान महानदी के पूर्व में, ये भी बिल्कुल सही है। मैकल श्रेणी उसके बाद आपको पता है पश्चिम में आ जाता है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिम में नहीं है लिखा है।
तो इसका सही आंसर यही था, क्योंकि मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिम में ही है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है असत्य कथन कौन सा है, असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है। छुरी पहाड़ी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो छुरी पहाड़ी याद रखना है आपको, छुरी पहाड़ी का सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार कोरबा में है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, कोरबा में। पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पेंड्रालोर पठार की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है आपको, पलमा चोटी है। और इसका जो है ना ऊंचाई आपको पूछा जा सकता था 1080 मीटर। मैंने एक जगह रखा है जहाँ पे सभी की ऊंचाई हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, मतलब जो पठार वाली चीज़ें, पहाड़ वाली चीज़ें खत्म होगी तो एक चीज़ आपके पास जरूर आने वाली है। शिशुपाल पर्वत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के थ्रू लाया है जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। शिशुपाल पर्वत किस जिले में है ये बोले तो याद रखना है आपको, आपके पास ऑप्शन था कोरबा, गरियाबंद, महासमुंद। तो महासमुंद को याद रखना है, महासमुंद में शिशुपाल पर्वत जो है स्थित है। छाता पहाड़, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? याद रखना है ये बलौदाबाजार में है। छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं। नंदीराज चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नंदीराज चोटी जो कि दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है। एक चीज़ यहाँ पे देखना, दंडकारण्य पठार, ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक प्रदेश है जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी बोले तो वो है नंदीराज, जो कि बैलरडीला की पहाड़ी में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1210 मीटर है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये दोनों तीनों फैक्ट्स या फिर ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। दंडकारण्य पठार में निम्न में से कौन कौन से खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं? नो डाउट इसको सभी जानते होंगे, लौह, एस्क एवं टीन। ठीक है, ये दंडकारण्य पठार में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दंडकारण्य पठार कितने प्रतिशत हिस्से में फैली हुई है? इसको पहले मैंने आपको और बताया था, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे आपने देखा है कि 28.91% इसमें दंडकारण्य का है ना, इतने क्षेत्रफल में जो है दंडकारण्य विस्तृत है। घाटी जहाँ पे सर्वोत्तम किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। ठीक, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। इसका क्वेश्चन एक चीज़ और बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस घाटी में सर्वोत्तम किस्म के या फिर सबसे उत्तम किस्म के, ठीक है, सागौन वन, मैंने साल वन नहीं कहा है ना, साल वन फिर वो केसकाल घाटी हो जाएगा। सागौन वन आपको याद रखना है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम हमने क्या कहा था, टेक्टोना ग्रैंडिस, अगर आपको याद हो तो ये खुरसेल घाटी में पाया जाता है। ठीक है, पाए जाते हैं और खुरसेल घाटी अबूझमाड़ की पहाड़ी में है ना स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन होगा सत्य कथन कौन सा है? अबूझमाड़ पहाड़ी का विस्तार मुख्य रूप से नारायणपुर में है। ठीक, ये तो आपको पता ही है, मुख्य रूप से नारायणपुर में है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भी बिल्कुल सही है। खुरसेल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का सालवन पाए जाते हैं, इसको भी मैंने आपको अभी बताया। जो डी ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी, ठीक है, ये डालना था, याद रखना। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी थोड़ा सा मिसटाइपिंग हुई थी, याद रखना ये तीनों कथन सही है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, रावघाट की पहाड़ी स्थित है। तो रावघाट की पहाड़ी किस जिले में स्थित है इसको आपको देखना है। तो कांकेर जिला आपको याद रखना है, कांकेर जिले में रावघाट की पहाड़ी स्थित है। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। केसकाल घाटी किन नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? आपको पता है केसकाल घाटी कोंडागांव में है। ठीक है, और फिर इधर इंद्रावती नदी आपको पता है कालाहंडी उड़ीसा से होके निकल के जो है पश्चिम की ओर बहते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। क्लियर है? और यहाँ पे आपको पता है महानदी इस टाइप से जाती है। तो जो केसकाल घाटी है ये दोनों है ना नदियों के मध्य जो है जल विभाजक की तरह कार्य करता है। ठीक, तो याद रखना महानदी एवं इंद्रावती आप ऑप्शन में देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस्तर का मैदान निम्न में से कहाँ पर विस्तृत नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। याद रखना बस्तर का मैदान जो है बीजापुर एवं सुकमा में है। ठीक है, बीजापुर में है एक और एक है आपके सुकमा में, लेकिन वो बस्तर में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। इसको भी मैंने पढ़ा है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बीजापुर एवं सुकमा इसमें बस्तर का मैदान विस्तृत है, बस्तर में नहीं है। ये रहा अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप एक एक करके देखना। कभी ना कभी आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, बलरामपुर में स्थित है। नंदीराज याद रखना बैलरडीला पहाड़ी में जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये बादरगढ़ लिखा है लेकिन इसको याद रखना है बदरगढ़। ठीक है, बदरगढ़ चोटी जो कि कवर्धा में स्थित है, छत्तीसगढ़ मैदान की सबसे ऊंची चोटी है, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई को भी देखना और कहाँ पे स्थित है उसको भी देखना। मैन पार्ट जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है, 1152 मीटर इसकी जो है हाइट है और सरगुजा में यहाँ स्थित है। क्लियर है?
पलमा चोटी हमने कहा था कि पिंडरलोर में पठार की सबसे ऊंची चोटी है, 1080 मीटर की ऊंचाई है और जीपीएम यानी कि गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में स्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसे छत्तीसगढ़ की है ना चेरापूंजी कहा जाता है। 1076 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नारायणपुर में स्थित है। तो एक आईएमपी फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं लाफागढ़। उसी प्रकार इसको भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, लाफागढ़ के बारे में देखना, ठीक है, जो कि आपके जीपीएम में है 1048 मीटर। जारंग पाट की ऊंचाई आप देख लेना 1045 मीटर है, बलरामपुर में स्थित है। देवगढ़ चोटी है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 1033 मीटर, ठीक है, जो कि कोरिया में स्थित भी पता है, पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, शिशुपाल पर्वत महासमुंद में है, 800 है ना 99 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। पिंडरलोर में पठार याद रखना 800 मीटर इसकी हाइट है, जो कि जीपीएम में है, गोरेला पिंडरा मरवाही में भी स्थित है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दल्हा पहाड़ कहाँ स्थित है। ठीक, तो दल्हा पहाड़ याद रखना अकलतरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दल्हा पहाड़ अकलतरा में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब दल्हा पहाड़ हो गया, मैं कुछ कुछ पहाड़ों के नाम आपको और बता देता हूँ, हम लोग क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। दल्ली राजहरक पहाड़ी, नो डाउट ये राजनांदगांव है, आपको ये भी पता है। नेक्स्ट देखना रामगढ़ की पहाड़ी, इसको भी मैंने बताया है, जो कि सरगुजा है। ठीक, इसको भी मैंने आपको बताया था, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैमूर पर्वत एक कोरिया में है, इसको भी देख लेना। मैं क्वेश्चन के तौर पर इसलिए ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इससे दिमाग में बैठ जाते हैं ना, और स्क्रीनशॉट लोगे तो ये आपको रिवाइज करने के लिए भी आसानी होगी। आरी डोंगरी ये भी कांकेर में, इसको आपको देखना है। दो चीज़ और देख लेना जो कि इंपॉर्टेंट है, अलबका है और सीता लेखनी। अलबका आप देखोगे तो बीजापुर में हो जाएगा। क्लियर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक, सीता लेखनी देख लेते हैं, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पहाड़ वाला चीज़ को हम लोग खत्म करके फिर नए टॉपिक में चलेंगे। सीता लेखनी की पहाड़ी ये सूरजपुर में। ठीक है, तो इतने सारे पहाड़ों के नाम हमने देखा, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको देखना। अब हम लोग थोड़ा अपवाह तंत्र पे चलते हैं, फिर जलप्रपात पे जाएंगे, वैसे करते हम लोग जो आगे बढ़ेंगे और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपको याद रखना है 56.15% जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, आपको पता है, ये 56.15% याद रखना छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का जल ग्रहण करती है। महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 77,432 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ठीक, इसमें ये विस्तृत है, आपको याद रखना है। तो 77,432 लाख हेक्टेयर है ना, इतने हिस्से में ये विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, इसमें दो चीज़ है, आपको पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो वो महानदी हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली बोल रही है तो शिवनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा, शिवनाथ नदी। क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, जिसकी कुल लंबाई 858 है ना, याद रखना 858 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ में लेकिन ये 286 किलोमीटर बहती है। और शिवनाथ को देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, शिवनाथ नदी हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बोले तो वो महानदी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, राजिम किस नदी तट पर स्थित है। नो डाउट ये क्वेश्चन पहले बना भी है, महानदी तट पर स्थित है। राजिम किन किन नदियों का संगम स्थल है। मुझे यहाँ भी एक चीज़ मैं कमेंट में आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाते बनाते सोचता हूँ कि किस चीज़ को कमेंट में पूछा जाए ताकि आप लोग खोजोगे। जैसा कि आपको पता है राजिम में, ठीक है, महानदी पैरी, ठीक, आपको पता है महानदी पैरी और सोंडूर, ये तीन नदियाँ आके वहाँ पे मिलती हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, अब यहीं पे दो चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है, एक है आपके चंद्रपुर, जिसको मैंने क्वेश्चन में रखा है, शिवरी नारायण को पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको होमवर्क रखा है। ठीक है, ताकि इस बहाने आप खोजोगे तो वहाँ पे और चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो याद रखना राज्य में बोले तो महानदी पैरी और सोंडूर, ठीक है, ये तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास आएगा चंद्रपुर में। ठीक, चंद्रपुर में याद रखना यहाँ पे महानदी मांड और लात, याद रखना कौन कौन से, महानदी मांड और लात, इसका त्रिवेणी संगम है। और हमने कहा था कि महानदी पैरी सोंडूर ये तो रांची में है। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया है, महानदी जोक और शिवनाथ, ठीक, ये जो है आपके शिवरी नारायण में। लेकिन आप खोजा कीजिए, है ना, वहाँ पे ऑप्शन में ही आपको मिल गया। सतयुग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखना सतयुग में बोले, और एक बोल सकता है आपको वायु पुराण में। ठीक, सतयुग में और वायु पुराण दोनों में नीलोत्पला कहा जाता था।
लेकिन यहीं पे एक चीज़ मैं और बताता हूँ, स्कंद पुराण बोले आपको, याद रखना स्कंद पुराण, ठीक है, और एक हो जाएगा आपको द्वापर युग। स्कंद पुराण और द्वापर युग में बोले तो वो चित्रोत्पल है, ठीक। इन नामों को भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त ऋषि तुल्या, कनक नंदिनी, महानंदा, ठीक है, ये सब चीज़ नाम और आप जानते ही हैं। सीकासार परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो सीकासार परियोजना एक गरियाबंद में है, ठीक है, जो कि पैरी नदी पे स्थित है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ 7 मेगावाट, याद रखना 7 मेगावाट की, है ना, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और ये विद्युत उत्पादन प्रारंभ 2006 से हुआ था, ठीक। इसको भी आप याद रख लेना, क्या पता है अभी आपको क्वेश्चन पूछ ले। कोडार या जिसे शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना कहा जाता है, 21 नदी पर संचालित है। एक क्वेश्चन आए तो याद रखना, ये जो है आपके पास, ठीक है, महासमुंद में है, सूखा नदी पे। तो जिलों को भी याद रखना है ना, ये महासमुंद में है, ठीक है, कोडार परियोजना जो कि सूखा नदी में संचालित है। नेक्स्ट है मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी में संचालित है? तो आपको मोंगरा बैराज पूछे तो सबसे पहले इसके जिले याद रखना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी मोंगरा बैराज परियोजना ये संचालित है शिवनाथ नदी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रायपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? शिवनाथ नदी है, महानदी है, लेकिन आपको पता है इंपॉर्टेंट पहले पूछा गया है, खारून नदी तट पर, ठीक है, रायपुर शहर स्थित है। कोंडागांव शहर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि नारंगी नदी तट पर ये स्थित है, ठीक है। मैं जल्दी से लेकर आऊँ क्योंकि 170+ क्वेश्चन है, अभी सिर्फ 75 क्वेश्चन ही आपके पास, है ना, हुए हैं, फिर 75 क्वेश्चन ही हम लोग देख पाए हैं, ठीक। लगभग 100 क्वेश्चन अभी और देखना है। भैंसासार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको भैंसासार परियोजना बोले तो सबसे पहले याद रखना है तो कोटा बिलासपुर में, ठीक है, कभी कभी यही पूछा जाता है। तो कोटा बिलासपुर में संचालित है, अरपा नदी पर ये, ठीक है, संचालित है, इसको भी आपको देखना है। हसदेव नदी की कुल लंबाई कितनी है? हम लोग लंबाई भी देख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको महानदी के बारे में बताया, शिवनाथ नदी के बारे में बताया, ऐसी इंपॉर्टेंट नदियों की लंबाई आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हसदेव नदी की लंबाई याद रखना 176, ठीक, 176 ये हसदेव नदी की लंबाई है। केलो नदी के याद रख लेना, यहाँ भी मैं और बता देता हूँ, जो 97 किलोमीटर देख रहे हो, एक केलो नदी की लंबाई है, ठीक है, किसका है? केलो नदी की ये लंबाई है। उसी प्रकार 155 किलोमीटर आप जो देख रहे हो, याद रखना ये मांड नदी की लंबाई है, यहीं पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मांड नदी की है 57, है ना, किलोमीटर, याद रखना ये ईब नदी की लंबाई है, और उसका टोटल 202 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखोगे ईब नदी की टोटल लंबाई उस, है ना, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 87 किलोमीटर और टोटल लंबाई आपको पूछे तो 202 किलोमीटर है। सत्य कथन की पहचान करें, यहाँ पर अच्छे से देखना, 858 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है, ठीक, ये बिल्कुल सही है। 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है, 264 किलोमीटर इंद्रावती नदी की कुल लंबाई है, ठीक। इसका उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती के बारे में भी आपको देखने को मिल गया। मैं फिर कह रहा हूँ, महानदी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। नेक्स्ट है महानदी छत्तीसगढ़ में कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है? नो डाउट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 286 किलोमीटर। अब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, नोट करके देखना। हसदेव नदी का उद्गम स्थल, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, उद्गम स्थल पूछे जाते हैं। हसदेव नदी का उद्गम स्थल देवगढ़ पहाड़ी सोनहट पठार, याद रखना, जो कि कोरिया और एमसीबी में, मैंने ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट भेजा था, ठीक है। मांड नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो मैन पाट जो कि सरगुजा में स्थित है। केलो नदी का उद्गम स्थल लुड़ेक पहाड़ी रायगढ़। उसी प्रकार ईब नदी का उद्गम स्थल आपको याद रखना है खुर्जा पहाड़ी जसपुर। तो इस प्रकार आपको जो है उद्गम स्थल भी पूछे जाते हैं। दिए गए कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक, ये बिल्कुल सही है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा है, ठीक है, तो आपको इंद्रावती नदी का भी उद्गम स्थल मिल गया। इंद्रावती नदी याद रखना है इसका प्रवाह दिशा पश्चिम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर की जीवन रेखा, नो डाउट इंद्रावती नदी है, ठीक। नेक्स्ट चलना, सत्य कथन की पहचान करें। सबसे प्रदूषित नदी संखनी, कांगेर नदी में भैंसादरा नामक स्थान पर, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिसका संरक्षण किया जा रहा है। ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में याद रखना 87 किलोमीटर है, जैसे कि आपको बताया था उपरोक्त सभी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पे है? अब हम लोग जलप्रपात देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिंगल है। अमृतधारा जलप्रपात याद रखना ये एमसीबी में है, ठीक है, और ये हसदेव नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखना सरभंजा जलप्रपात, ये मांड नदी पर स्थित है, याद रखना सरभंजा जलप्रपात जो है, और ये
ठीक है, सरगुजा, मैं SRG लिखा हुआ है ना, ये सरगुजा में स्थित है। तो सरभंजा जलप्रपात आपको बोले तो वो सरगुजा जिला में स्थित है, मान नदी पर स्थित है। कोटली जलप्रपात इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोटली जलप्रपात जो है एक कन्हार नदी पर स्थित है और ये बलरामपुर में स्थित है। तो ये जिला भी आपको याद रखना है। तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मैं भी आपको बहुत सारे जलप्रपातों के नाम और देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन ये 3 पहले आपको याद रखना है, अमृतधारा, सरभंजा और फिर कोटली। ठीक, नेक्स्ट देखना रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। रक्सगंडा जलप्रपात ये सूरजपुर जिले में है। केंद्र जलप्रपात कोरबा जिले में है। गोधना जलप्रपात उदंती नदी में, याद रखना, गरियाबंद जिले में है। सात देवधारा आपको बोले, सात धारा अलग है ना, उसको भी मैंने रखा है, और सात देवधारा वो बोले, ठीक। तो सात देवधारा ये महासमुंद में है, बलमदेही नदी पर है, ठीक है। तो ये चारों को आपको अच्छे से देख लेना है। रक्सगंडा, फिर कह रहा हूँ, रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर सूरजपुर। केंद्रीय जलप्रपात कोरबा में है, ठीक है। गोधना जलप्रपात गरियाबंद उदंती नदी पर, और आपके सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद में है, बलमदेही नदी पर। मतलब इंपॉर्टेंट जो है ना जलप्रपात है उसकी नदी का नाम भी मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखना, एक कन्फ्यूज़न वाली होती है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न आपको होता है, ठीक। रानी दाह क्या है, रानी दहरा कहाँ पे है, रानी दरहा कहाँ पे है, ये तीनों अलग अलग जगह पे है और ये क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना, रानी दाह जलप्रपात बोले तो वो जसपुर में है, रानी दहरा बोले, ठीक है, तो वो कवर्धा में है, और रानी दरहा बोले तो वो सुकमा में है, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, याद रखना 300 फीट ऊंचा, तीरथगढ़, जो कि मुनगा बहार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखना, हांदावाड़ा जलप्रपात है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पूछे जाते हैं आपको। हांदावाड़ा जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है, तो हांदावाड़ा जलप्रपात को नारायणपुर जिला आपको याद रखना। तो हांदावाड़ा जलप्रपात ये काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है, ये नारायणपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सात धारा जलप्रपात, इसका आंसर बीजापुर लिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर। लेकिन इसका लोकेशन हम लोग देखें तो दंतेवाड़ा प्रतीत होता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गए हैं। याद रखना, इसका आंसर बीजापुर लिया जाता है, तो इसको आपको बीजापुर देखना है। नेक्स्ट है एशिया का पहला साइफन बांध कौन सा है, तो आपके पास जो ऑप्शन है, मुरुमसिल्ली जलाशय, गंगरेल जलाशय, तांदुला जलाशय, ठीक। सही आंसर है मुरुमसिल्ली, या फिर इसको माडमसिल्ली भी कहा जाता है। क्या, माडमसिल्ली बांध या फिर जलाशय, जो कि धमतरी जिले में स्थित है, ठीक है। याद रखना, एशिया का पहला साइफन बांध है, ब्रिटिश टेक्निक पर आधारित बांध है, ठीक। नेक्स्ट है राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बोले तो हसदेव बांगो परियोजना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हसदेव बांगो परियोजना। सिर्फ आंसर पर मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हसदेव बांगो परियोजना याद रखना है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ऑप्शन है 1300 से 1325 मिलीमीटर, 1500 से 1600 मिलीमीटर, 800 से 1000 मिलीमीटर। तो नो डाउट इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, 1300 से 1325 मिलीमीटर। सत्य कथन को चुने, छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्य रूप से, याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा, लगभग 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, इसको भी याद रखना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल खाड़ी शाखा है, क्योंकि 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक अरेबियन सी की ओर और एक आपके बे ऑफ बंगाल। लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ में लगभग 90% वर्षा होती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो मैकल श्रेणी है आपके, ठीक है, मैकल जो रेंज हम लोग बात करते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण कवर्धा, ठीक है, कवर्धा में जो है बारिश नहीं हो पाती अच्छे से, उतनी बारिश नहीं हो पाती, इसलिए कवर्धा जो है, याद रखना, वृष्टि छाया है ना जिला के अंतर्गत आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ का वृष्टि छाया जिला कौन सा है, कवर्धा है, उसका कारण मैकल श्रेणी है। शायद मैंने इसको क्वेश्चन आगे रखा है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक गर्म स्थान बोले तो चांपा आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 चीज़ है, चांपा सबसे गर्म स्थान है, लेकिन सबसे गर्म जिला बोले, ठीक है। अगर आपको सबसे गर्म जिला बोलता तो उसका आंसर होता रायगढ़, इसको आपको देखना है। तो 2 फैक्ट्स आपको याद रखना है, सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा, गर्म जिला बोले तो रायगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोले तो अबूझमाड़ की पहाड़ी है, आंसर था अबूझमाड़ की पहाड़ी।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान ये अंबिकापुर है, याद रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिकापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है? दो चीज़ और याद रख लेना, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला अगर आपको बोले, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ मैं बता देता हूँ। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बोले तो वो बीजापुर हो जाएगा। औसत वर्षा कहा मैंने, न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला बोलता तो वो कवर्धा हो जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन पे अब आएंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है? ये लेटेस्ट आंकड़ा है, इसके पहले शायद आपको अलग आंकड़ा पढ़ने को मिल रहा होगा। ये लेटेस्ट जो कि 2000 है ना 23-24 वाला आर्थिक सर्वेक्षण है, वहाँ से मैंने इसको देखा है। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पे और बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं भी और बता देता हूँ, जितने भी है ना आपके डाटा वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कृषि से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड, ठीक, वो इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग उसको कवर करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट डाटा देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे की एक वीडियो और आएगी, तो उसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पे कुछ डाला है। जैसे कि आप देखेंगे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है, ठीक है, 21, आपको याद रखना है 21.52 लाख हेक्टेयर। तो 21.52 लाख हेक्टेयर है ना, इसको आपको याद रखना है, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल सृजित सिंचाई क्षमता है। अगर राज्य निर्माण की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन और होगा, राज्य निर्माण के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 13.2 लाख हेक्टेयर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 52% है जो कि नहर जल स्रोत है। तो छत्तीसगढ़ में नहर जल स्रोत से आपको बोले, ठीक है, नहर जल कहा है मैंने, कुल सिंचित प्रतिशत कितनी है? तो 52% है। अगर वो नलकूप बोलता है, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, नलकूप वो बोलता, नलकूप इस जल स्रोत से सिंचित परसेंट कितनी है? तो वो 29% है, इसको आपको याद रखना है। सर्वाधिक सिंचित जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक सिंचित जिला, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कुल में देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक सिंचित जिला तो वो जांजगीर चांपा है, ठीक। इसके अतिरिक्त हम लोग जो और डाटा है ना अलग से, उसको भी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में देखने की कोशिश करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ पे है? तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी आपको याद रखना है, वो जगदलपुर में, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदलपुर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में चाय का संवर्धन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सरगुजा है या फिर रायपुर है या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर जसपुर है? तो इसका सही आंसर है जसपुर। जसपुर में छत्तीसगढ़ में, या फिर देखेंगे चाय का संवर्धन केंद्र जसपुर में स्थित है। उसी प्रकार चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी पूछा जाता है, ये पहले पूछा भी गया है। तो छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जसपुर, धमतरी, लाभंडी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभंडी, आपको याद रखना है, ठीक। लाभंडी में, ठीक, याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान, ये लेटेस्ट डाटा याद रखना, जो नया अभी आर्थिक सर्वेक्षण है ना, इसकी रिपोर्ट आई हुई है, उससे मैंने इसको लिया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र का याद रखना, ठीक है, स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितने, तीनों चीज़ कवर होंगे। 15.32% एक कृषि क्षेत्र का है। अगर आपको पूछता आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ठीक है, स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र की जगह उद्योग पूछता, तो याद रखना उद्योग क्षेत्र का, ठीक है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है, उद्योग क्षेत्र हो जाएगा 53.50%। उसी प्रकार सेवा क्षेत्र भी आपको देखना होता, जो कि 31.19% है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने फिर से डाला था आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, है ना, उद्योग क्षेत्र वाला था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सीजी में प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पर, ठीक, यहाँ पे दोनों चीज़ देखेंगे, स्थिर भाव पर और प्रचलित मूल्य पर। तो याद रखना 105,973, ठीक है, 10, ठीक है, या फिर 105973, ये छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है स्थिर भाव पर। लेकिन आपको पूछता, ठीक है, प्रचलित मूल्य पर, तो प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ में पर कैपिटल इनकम कितनी है, फिर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो याद रखना 166520, तो 166520 ये प्रचलित मूल्य पर है। तो दोनों मूल्यों पर आपको याद रखना है। तो आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पर 1,05,973 है, प्रचलित मूल्य पर 1,66,520 रुपये प्रति व्यक्ति आय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना है, मूंगफली है। उद्यानिकी क्षेत्र में फसलों की योगदान
इसका सही क्रम कौन सा है, मतलब सबसे अधिक किसका योगदान है उद्यानिकी क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप, सब्जी फल मसाला पुष्प। ठीक, तो आपको याद रखना है उद्यानिकी क्षेत्र में फसलों के योगदान का सही क्रम होगा सब्जी फल मसाला पुष्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन था। छत्तीसगढ़ के कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली पालन हेतु, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, विकसित जल क्षेत्र है। सबसे पहली बात तो यही आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र है, ठीक है, 2.027, ठीक है, याद रखना लाख हेक्टेयर, इतने कुल जल क्षेत्र है अपने पास। इनमें से आपको याद रखना है 1.97, ठीक है, याद रखना 1.971 लाख हेक्टेयर ये मछली पालन के लिए या फिर मछली पालन हेतु विकसित जल क्षेत्र है इनमें से। तो इसका जो टोटल परसेंट है वो 97.24% है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 97.24%। ये भी लेटेस्ट डाटा है, इसके पहले आप इसको 98% पढ़ते थे। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार है, तो ये लेटेस्ट डाटा है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है, ये भी आपको पूछा जाता है। 59772 वर्ग किलोमीटर, 48482 वर्ग किलोमीटर या फिर 55772 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना 5977, ठीक है, 2 वर्ग किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला है ना जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला आपका होगा, याद रखना वो बीजापुर है। ठीक है, दो चीज़ याद रखना, वो बीजापुर है। इसी प्रकार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला बोलता तो वो दुर्ग हो जाता। एक चीज़ मैं यहाँ पे और है ना आपको बताना था मेरे को, छत्तीसगढ़ में वनों का जो क्षेत्रफल आप देख रहे हो 59772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको परसेंट में आपको बोले तो इसको परसेंट याद रख लेना 44, ठीक है, 0.21 है ना परसेंट, 44.21%। ये परसेंट में भी आपको देखना है। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जिला आपको बोले दो तीन प्रकार से इसको याद रखना। इसका सही आंसर है, ठीक है, ये रहेगा दंतेवाड़ा। तो सर्वाधिक आरक्षित वन अपने पास, ठीक, दंतेवाड़ा है। 2-3 चीज़ यहाँ पे देखना, एक है आरक्षित वन, ठीक, एक हो जाएगा संरक्षित वन, एक हो जाएगा अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन हम लोग देखेंगे तो उसमें सर्वाधिक दंतेवाड़ा में है, संरक्षित वन सबसे अधिक सरगुजा में। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको बोलता अवर्गीकृत वन, ठीक है, सबसे अधिक अवर्गीकृत वन भी दंतेवाड़ा में। तो याद रखना दंतेवाड़ा में 2 चीज़ है, एक सर्वाधिक आरक्षित वन, दूसरा सबसे अधिक अवर्गीकृत वन। ठीक है, और उसी प्रकार आपको बोले संरक्षित सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है तो सरगुजा हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। राज्य में वनावरण परसेंट आपको बोले तो 41.2 है ना 1%, इसको आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था, 41.21% ए राज्य का वनावरण परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के सालवन कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2 चीज़ बताया था, अगर सालवन पूछे तो वो किसकाल घाटी होगा जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। अगर वो सागौन वन बोलता, ठीक है, सर्वाधिक है ना उत्तम किस्म का, तो वो फिर खुरसेल घाटी हो जाता जो कि अबूझमाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के सैगौन वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हो, ठीक है, जो कि खुसरेल घाटी था। नेक्स्ट, आईएसएफआर रिपोर्ट का एक क्वेश्चन मैंने डाला है, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बांस वन विस्तृत है। ये कभी कभी आपको पूछा जाता है। तो आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार याद रखना है आपको बांस वन, ठीक, बांस वन है। यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, ठीक है, 10,400 याद रखना, ठीक है, 67 स्क्वायर किलोमीटर। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान कौन सा है। तो लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान है, याद रखना, दूसरे नंबर पे। सवाल उठता है कि भारत में प्रथम स्थान पे कौन है। अगर लाख उत्पादन को देखें तो झारखंड आपको याद रखना है। झारखंड भारत में पहला स्थान रखता है लाख उत्पादन के आधार पे, और लाख उत्पादन में हम लोग देखें छत्तीसगढ़ का स्थान तो दूसरा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का गठन कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य, याद रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आराम से करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का इसका गठन कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का गठन हुआ था, याद रखना, 31 अक्टूबर, ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, जो कि 31 अक्टूबर, ठीक है, 2000, सन 2000 में इसका निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। ये बोले तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, याद रखना है, सब में एक चीज़ कॉमन है, मई, मतलब मई में इसका है ना निर्माण हुआ है।
तो मई 2001 आपको याद रखना है, मई 2000 नहीं, मई 2001 इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन हुआ है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग उद्यान पे चलते हैं, इसके बाद अभ्यारण्य पे चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखने यहाँ क्वेश्चन और अच्छे चीज़ आपको पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको बोले, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में आपके पास गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और एक है आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ओरिया में है, ठीक है, एमसीबी में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर में, और एक चीज़ आपको और याद रखना है सूरजपुर, तीनों जिलों में इसका विस्तार है। वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता था, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपको पूछे, ठीक है, तो वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका जो क्षेत्रफल देखो महज 200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दो चीज़ देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, बीजापुर में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है 1258, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 1441 किलोमीटर आपको बोलते हैं, ठीक है। तो ये गुरु घासीदास का होगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 200 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस प्रकार आपको तीनों का जवाब मिल गया है। एक है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ठीक है। इसको एक बार आप रीड कर लेना। क्षेत्रफल है 1258 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, और इसका कुल क्षेत्रफल है 2799 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन कोर जोन होता है और उसमें बफर जोन होता है, ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। कोर जोन आप देखेंगे तो 1258 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है, 1983 में इसको टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया था। टाइगर रिजर्व का दर्जा इससे 2009 में मिला था, याद रखना है। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट देखना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हम लोग अब एक बार देखने की कोशिश करते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। इसके क्षेत्रफल याद रखना 200 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक। कुटुमसर गुफा याद रखना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर गुफा स्थित है। इस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है, ठीक है। तितली पार्क भी यहाँ पे स्थापित है। एक और फैक्ट्स है, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है, ठीक। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना है। नेक्स्ट देखना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी स्थापना आप देखने की कोशिश करेंगे तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्षेत्रफल देखना 1441 स्क्वायर किलोमीटर है और सबसे बड़ा ये नेशनल पार्क है। अगर हम लोग एरिया को देखें इन टर्म्स ऑफ एरिया, है ना, मतलब जो क्षेत्रफल देखें उसके आधार पे सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है 1441, है ना, स्क्वायर किलोमीटर है। नाम परिवर्तन देखेंगे तो 7 अगस्त 2001 को, है ना, इसका नाम परिवर्तन हुआ है। मुझे कमेंट करके बताना इसके पहले इसका नाम क्या था, ठीक है। और 7 अगस्त 2001 के बाद एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हुआ है। इसके पहले कौन सा नाम था कमेंट करके जरूर बताना। जिला याद रखना कोरिया, एमसीबी सूरजपुर इसमें जो है विस्तृत है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आप याद रखना, तो ऑप्शन आपके पास था तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार। तो याद रखना तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राज्य का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बोले, आपके पास ऑप्शन था तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार, ठीक। तो याद रखना सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य का प्राचीनतम, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं बताऊंगा जैसे कि आपने तमोर पिंगला को देखा है, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। तमोर पिंगला को देखा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, ठीक। तमोर पिंगला की स्थापना हुई थी 1978 में, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है 608 स्क्वायर किलोमीटर। एक चीज़ यहाँ पे देख लेना, और राज्य का सबसे बड़ा, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य है। सर्वाधिक यहाँ पे नीलगाय पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीव में हम लोग देखें तो नीलगाय वहाँ पे पाए जाते हैं। राज्य का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि सीता नदी है, ये स्थित है धमतरी में, ठीक है। और हमने तमोर पिंगला की स्थिति नहीं देखी ना, यहाँ पे देख लेना तमोर पिंगला के बारे में। ये तमोर पिंगला जो है सूरजपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? सूरजपुर में। हम लोग आते हैं सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य पे, ये धमतरी में स्थित है, याद रखना, ठीक। कहाँ पे स्थित है? धमतरी में। इसका जो निर्माण है सीता नदी, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य का, ये 1974 में हुआ है,
ठीक है, याद रखना। और 559 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है ना क्षेत्रफल है, और ये राज्य का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? अभी मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, यहाँ पे देख लें, 559 स्क्वायर किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 559 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? एक्चुअल में इसको क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से डाला है कि बादलखोल ये राज्य का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, याद रखना, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका आप क्षेत्रफल देखोगे महज 105 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, प्रदेश का नवीनतम है ये, ठीक, प्रदेश का नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो प्रदेश का नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य आप देखेंगे तो वो भोरम देव। नवीनतम मतलब ये कब बना था इसको देख लेना। तो इसका निर्माण जो है भोरम देव, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये भोरम देव जो है कवर्धा में स्थित है। ठीक है, इसके पहले हमने बादलखोल देखा था, बादलखोल को एक बार देखने की कोशिश करना। बादलखोल अभ्यारण्य ये जसपुर में है। ठीक है, इसकी भी स्थिति देख लेना। ठीक है, ये जसपुर में है, और इसका जो हम लोग क्षेत्रफल देखे थे 105 स्क्वायर किलोमीटर, 1975 में इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है? अब देखते हैं प्रदेश का नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भोरम देव में है। ठीक है, भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य है, कवर्धा में स्थित है। 2001 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक, इसके बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखेंगे तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। इसके पहले मैंने आपको बताया था, जो कि सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम लोग एरिया को देखें। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अचानक मार है, बादलखोल, गोमर्दा, ये तीनों वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना 1975 में हुई थी। बारहवा पारा याद रखना, ये 1976 में इसकी स्थापना हुई। तमोर पिंगला और सेमरसोत, ठीक है, इनकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। CMDC यानी कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट है ना कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रखना CMDC, इसकी स्थापना हुई थी 7 जून 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जून 2001। इसका मुख्यालय आपको पूछा जा सकता है CMDC का, तो याद रखना रायपुर। ठीक है, 7 जून 2001 को यह गठित हुई थी। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का कोयले उत्पादन में योगदान कितना है? तो अखिल भारतीय स्तर पर याद रखना, ठीक, अखिल भारतीय स्तर पर कोयले उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो योगदान आप देखने की कोशिश करें तो 19.76%। ठीक है, इसके पहले है ना यहाँ आंकड़ा भी अलग था, ये नए आंकड़े हैं, याद रखना 19.76% अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में है ना कोयले का उत्पादन परसेंट है। ठीक है, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो स्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कोयला उत्पादन में याद रखना छत्तीसगढ़ का कोयले उत्पादन में भारत में स्थान बोले तो वो सेकंड नंबर पर है। इसको भी देख लेना। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अगर ये पूछे तो विश्रामपुर कोल क्षेत्र, ठीक है, याद रखना इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, सूरजपुर में स्थित है। नेक्स्ट, रावघाट लौह क्षेत्र ये किस जिले में स्थित है? अगर आपको पूछे, आपके पास कोरिया, सूरजपुर, कांकेर ऑप्शन है। रावघाट के लिए याद रखना एक कांकेर जिले में स्थित है रावघाट लौह क्षेत्र। सर्वाधिक लौह उत्पादन किस जिले में होता है? नो डाउट इसको तो हर कोई जानते होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला जो कि लौह एस के लिए प्रसिद्ध है, लौह उत्पादन, ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस प्राकृतिक प्रदेश में मुख्य खनिज बॉक्साइट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग इसके पहले हमने देखा था, है ना, प्राकृतिक प्रदेश को हमने बांट के देखा था। यहाँ पे आप एक बार देखने की कोशिश करें, पूर्वी बगलखंड का पठार हो जाएगा, ये आपके है ना पाट प्रदेश हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान हो जाता है, दंड कारण्य का पठार हो जाता है। पूर्वी बगलखंड के पठार देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना कोयला याद रखना, ठीक है, कोयला आपको है ना प्रमुख रूप से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मैदान में देखेंगे, मैंने चूना पत्थर आपको बताया था, ठीक है, चूना पत्थर खनिजों की यहाँ पे अधिकता है। पाट प्रदेश में आप देखेंगे तो ये बॉक्साइट है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और वहीं आप दंडकारण्य में देखते हैं तो लौह और टीन, इसके बारे में हमने पहले बात किया है, तो आप अवेयर होकर रहेंगे एकदम से तो सभी चीज़ आपको मिलेगी। टीन उत्पादन में है ना प्रथम जिला कौन सा है? तो नो डाउट ये भी इसका आंसर दंतेवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, आपके पास ऑप्शन है 7 अप्रैल 2000, 7 अप्रैल 2001, ठीक है, 7 अप्रैल 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 7 अप्रैल 2001। इसको आपको याद रखना है। बोरई औद्योगिक क्षेत्र, इसको अच्छे से देखना, बोरई औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है?
ठीक है, तो इसका है ना दुर्ग आपको याद रख लेना, दुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा, सही सुमिलित नहीं है। इसको अच्छे से देखना। नैनपुर गिरवरगंज ये सूरजपुर में स्थित है ना। खमरिया औद्योगिक क्षेत्र ये मुंगेली में स्थित है। हरिन छपरा है ना एक कबीरधाम में स्थित है। तीनों सही हैं। पहली बात तो यही आपको ध्यान देना है। नैनपुर गिरवरगंज ये सूरजपुर में स्थित है औद्योगिक क्षेत्र। खमरिया औद्योगिक क्षेत्र ये मुंगेली में स्थित है। उसी प्रकार हरिन छपरा भी कबीरधाम में स्थित है। लेकिन बिरकोनी एक गरियाबंद में स्थित नहीं। इसका सही आंसर तो बिरकोनी यही वाला था। बिरकोनी महासमुंद में स्थित है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कहाँ पर इंजीनियरिंग पार्क स्थापित है। ठीक, तो औरेठी है, आपके रावा भाठा है, और उसके बाद है आपके पास हथखोज भिलाई। तो याद रखना हथखोज भिलाई जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग पार्क देखने को मिलेगा। निम्न में से कहाँ पर मेटल पार्क है। ठीक है, तो हम लोग मेटल पार्क की बात करें तो रावा भाठा है ना रायपुर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावा भाठा रायपुर में है ना मेटल पार्क स्थापित है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो बाल्को की स्थापना आपको याद रखना है 1965। ठीक है, बाल्को की स्थापना हुई थी 1955 को मैं बता देता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट 1955 में स्थापित हुई थी। एनटीपीसी कोरबा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनटीपीसी कोरबा की स्थापना कब हुई थी तो 1978 आपको याद रखना है। उसी प्रकार आप देखेंगे भिलाई स्टील प्लांट इसके बारे में मैंने बताया था 1955 में हुई थी। अभी अभी हमने देखा था। नेक्स्ट है SECL ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। इसकी स्थापना या फिर इसका मुख्यालय आप देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी स्थापना देखने वाले हैं। तो स्थापना एक चीज़ याद रखना, इसकी स्थापना 1985 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना बिलासपुर में की गई थी, याद रखना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं श्री सीमेंट कंपनी। ठीक है, एक जेके सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, बहुत सारे सीमेंट है, लेकिन श्री सीमेंट कंपनी याद रखना। ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित है ये आपको पूछे तो बलौदा बाजार याद रखना। और एग्जैक्ट यहाँ पे जगह भी आपको पूछा जा सकता है तो भाटापारा। ठीक है, भाटापारा बलौदा बाजार में श्री सीमेंट कंपनी स्थापित है। नेक्स्ट है जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी नहीं कहा है। ठीक, जेके सीमेंट संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित है अगर आपको पूछे। ठीक, तो याद रखना रायपुर। लेकिन इसमें भी आपको जगह पूछे तो तिल्दा नेवरा है ना, इसको अच्छे से देख लेना। तिल्दा, ठीक, तिल्दा नेवरा इसको अच्छे से लिख लेना है ना। तिल्दा नेवरा रायपुर में स्थापित है आपके जेके सीमेंट। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित सीमेंट कारखाना कौन सा है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसका सही आंसर तो आपको पता है। ठीक है, एसीसी जामुल दुर्ग, मतलब ये जामुल दुर्ग में स्थापित है एसीसी सीमेंट। ठीक है, तो एसीसी सीमेंट ये छत्तीसगढ़ में स्थापित पहले सीमेंट कारखाना है। इसका आंसर ये है। लेकिन आपको अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी पूछे तो बलौदाबाजार हिरमी में स्थापित है। ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि कहाँ है। अंबुजा सीमेंट बोले तो रवान बलौदाबाजार में स्थित है। ठीक है, याद रखना अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी सीमेंट ये तीनों कहाँ कहाँ पे स्थापित उसको देख लेना। यहाँ पे मैंने डाला है कि निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना बैकुंठ रायपुर याद रखना इसमें स्थापित है तो बिरला सेंचुरी सीमेंट इसको देखना है। इस प्रकार ये चारों सीमेंट कारखानों की आपकी जगह आपको याद होने चाहिए, ये आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरता सूरजपुर। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखना 2007 में महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन राम्हे कवर्धा यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हो। ठीक है, क्या देख रहे हो, राम्हेपुर कवर्धा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित है। ठीक, जिसकी स्थापना 2002-3 में हुई थी। ये फैक्ट्स भी आप लोग देखना है। ठीक है, जिसकी स्थापना 2002-3 में हुई थी और यहाँ पे 6 मेगावाट ठीक है इसकी बिजली उत्पादन की जा रही है। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। करका भाटा बालोद के बारे में एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। माँ दंतेश्वरी ठीक है सहकारी शक्कर कारखाना करका भाटा बालोद में है। महामाया बोले ठीक है तो वो केरता सूरजपुर हो जाएगा। लेकिन दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना बोले तो करका भाटा बालोद हो जाएगा। भोरमदेव बोले तो राम्हेपुर कवर्धा हो जाएगा। इसको आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना राम्हेपुर कवर्धा इसकी स्थापना कब हुई थी। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा 2002-3 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना विशेषरा ग्राम कवर्धा की स्थापना कब हुई थी, इसको एक बार आपको देखना है।
तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, सबसे पहली चीज़ तो इसको ऐसी याद रखना है कि विश्वेश्वरा ग्राम कवर्धा में, ठीक है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ठीक, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन था कोसा अनुसंधान केंद्र। ठीक, एक क्वेश्चन आया तो इसका ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना, बस्तर में स्थित है। अगर माचिस उद्योग बोले तो बिलासपुर में स्थित है, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी। ठीक, अब इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 नवंबर 2000। ठीक है, इस दिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। सितंबर 2023 की स्थिति में राज्य में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है। ठीक है, तो याद रखना लेटेस्ट डाटा है, इसके पहले हम लोग पढ़ते थे, याद रखना है ना, 2980 मेगावाट, यानी कि 2980 मेगावाट। ठीक, अभी नई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मुझे मिला है कि ये 178.70 मेगावाट, तो इसको याद रखना है 2978.70, ठीक है, मेगावाट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप ऊर्जा केंद्र, ठीक है, कोरबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 2005, 6 या फिर 7। 2007 आपको याद रखना है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की स्थापना इस दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदुभाठा, इसको अच्छे से याद रखना। अगर आपको बोले अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदुभाठा, पहले तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, याद रखना है कहाँ पे स्थित है। ये मड़वा तेंदुभाठा जांजगीर चांपा में स्थित है, पहली चीज़ तो यही है। ठीक है, अब जाना इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो इसकी स्थापना याद रखना है 2016। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994-95 में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे आप क्रेडा के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो 25 मई 2001 है, 25 मई 2002 है, 25 मई 2003 है। इसकी स्थापना याद रख लेना रायपुर में है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 मई 2001, इस दिन जो है क्रेडा की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर 22.61%। ठीक है, तो 22.61% ये छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर है, इसको आपको देखना है। जनगणना वाला टॉपिक को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जाते जाते 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 अनुसार याद रखना छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लें। जनगणना 2011 अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो जनसंख्या घनत्व 189 आपको याद रखना है। ठीक है, 189 ये आपकी जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जनगणना 2011 अनुसार छत्तीसगढ़ का जो है लिंग अनुपात कितनी है। लिंग अनुपात में 991 आपको याद रखना है। ठीक है, ये जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान बताएंगे, तो 16वां नंबर आप पढ़ते आए हैं, यही इसका सही आंसर है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। जनसंख्या के आधार पर आप देखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का देश में स्थान तो 16वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला, यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देखेंगे। एक है 18 जिला के आधार पे, ठीक है, 18 जिला के आधार पे बोले तो वो बस्तर हो जाता इसका सही आंसर। ठीक है, लेकिन 27 जिला के आधार पे बोलेगा तो वो कोंडागांव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। लास्ट चलेंगे, लिंग अनुपात आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां। ठीक, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं, ठीक है, जाते जाते बता रहा हूँ, यहाँ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज फ्री में है ना मिलने वाली है। साथ में यहाँ के जितने भी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। कुछ PDF भेजे जाते हैं, करंट अफेयर्स भी भेजे जाते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलता हूँ किसी और फैंटास्टिक वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।